प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज़्म, और रिएक्शन मैकेनिज़्म कंप्लीट होने के बाद इनके कुछ व्यक्तिगत यौगिकों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें क्लोरोफॉर्म स्टार्ट किया था। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें तो ये CH Cl3 होता है। इसकी विरचन की विधियां अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद में स्टार्ट किया था क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो क्लोरोफॉर्म में अपने को पढ़ना था क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। ये स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और इसमें पहली रिएक्शन आपको बता दी थी एसीटोन के साथ KOH के प्रेजेंस में। तो वहाँ पर बन गया था क्लोरीटोन। क्लोरीटोन एक निद्राकारी यौगिक था। ठीक है, यस। दूसरी जो रिएक्शन है किसकी, क्लोरोफॉर्म की, वो हम लेंगे HNO3 के साथ। HNO3 के साथ अगर HNO3 की स्ट्रक्चर देखी जाए तो HNO3 ऐसे होता है, ये नाइट्रिक एसिड ऐसे होता है। ठीक है, और रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ। तो देखिए, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये हाइड्रोजन है। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। और जब ये रिएक्शन कर रहा होता है HNO3 के साथ, तो हम आपको समझा देते हैं कि रिएक्शन में होता क्या है। यहाँ का H और ये वाला OH चला जाता है, माइनस चला गया H2O, और ये बन गया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और फिर यहाँ पर कौन कनेक्ट हो गया, NO, और ये O, ऐसा हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हुआ आता है एग्जाम में CCl3NO2, दोनों एक ही है। इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। और इस क्लोरोपिक्रीन को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे टीयर गैस, अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे वार गैस। और ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। युद्ध में काम आई तो युद्ध गैस बोल दिया इसको। अब युद्ध गैस में क्या करेगी, युद्ध गैस में तो निपटान करती है। तो इस तरीके से यहाँ क्लोरोपिक्रीन बनता है, और ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये क्लोरोपिक्रीन होता है, इसको टीयर गैस बोला जाता है, ये वार गैस होती है, और इसको युद्ध गैस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड के रूप में भी काम में ली जाती है। तो ये वाली कहानी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके बाद में थर्ड नंबर जो रिएक्शन आती है वो आती है AG चूर्ण, AG चूर्ण के साथ। ठीक है, इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि आप लोगों को क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, और क्लोरोफॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है AG चूर्ण या पाउडर। ये की बात होती है भाई, कायम चूर्ण नहीं है ये। और इसके साथ में गर्म कर रहा है, और पूछता है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसिटिलीन, और साथ में AgCl चला जाता है। इसका नाम है इंग्लिश वाले बोलते हैं एसिटाइलिन, हम बोलते हैं एसिटिलीन।
और आईपीसी नेम है इसका इथाइन। यस, तो इस तरीके से अपने पास ये बनता है। प्रोडक्ट पूछता है इस रिएक्शन का। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बन कैसे गया, यहां तो एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन कौन सा ये वाला है क्या, ये कार्बन नहीं है, ये पूरा मिलकर क्लोरीन बन रहा है। समझ गए सर, दो कार्बन कहाँ से आए, कैसे बन गया, ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया। ये समझाने के लिए मैं यहाँ डिजाइन बना देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। कैसे बच्चों, यहाँ क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं। यस, और यहां हम Ag लिख देते हैं, और दूसरी तरफ फिर अपने पास कौन आता है, क्लोरोफॉर्म। इस टाइप से होता है। मुझे पता है Ag जो है वो Cl के साथ जाएगा, तो एक Ag एक Cl को तो 6 Cl है, तो 6 Ag चाहिए। तो यहां से क्या चला गया, यहां से चला गया 6 AgCl, और ये क्या बन गया, ये बन गया देखिए कार्बन, और 3 संयोजकता फ्री हो गई, वो इस वाली से जुड़ गई, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl। ठीक है, और ये श्वेत अवक्षेप होता है, श्वेत अवक्षेप होता है। तो एसिटाइलिन का बनना समझ में आ गया होगा कैसे बनता है। ठीक है, साथ में AgCl का श्वेत अवक्षेप बन गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता CHI3 आयोडोफॉर्म, Cl होता है क्लोरोफॉर्म, I होता है आयोडोफॉर्म, एरो पर दिया हुआ है Ag पाउडर, Ag पाउडर है तो वही क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, साथ में AgI, और रिएक्शन उसी टाइप से होगी। यहां पर क्या होगा, H I और I, 6 Ag प्लस I, फिर I, फिर I कार्बन के साथ। यस, यहां से इसको गर्म करना पड़ता है, इसको करेंगे हम लोग गर्म। ठीक है, तो यहां से 6 AgI चला गया, साथ में क्या बन गया, एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बन गया, प्लस 6 AgI। AgI का जो है वो पीला अवक्षेप होता है, येलो PPT होता है। अवक्षेप क्या होता है, किसी विलयन में अघुलित भाग ही, किसी विलयन का अघुलित भाग जो उत्पन्न होता है वही अवक्षेप कहलाता है। तो कुल मिला के कहानी यह है कि आप लोगों को ये पता चल गया कि क्लोरोफॉर्म HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरोपिक्रीन बनता है जिसको टीयर गैस, वॉर गैस भी जानता है, ये इंसेक्टिसाइड का भी काम कर लेता है। तीसरी जो रिएक्शन आई वो है Ag चूर्ण के साथ। Ag चूर्ण के साथ में जो है क्लोरोफॉर्म एसिटिलीन बनाता है, आइडोफॉर्म भी एसिटिलीन बनाता है, क्लोरोफॉर्म के साथ में AgCl का श्वेत अवक्षेप मिलता है, आइडोफॉर्म के साथ में AgI का पीला अवक्षेप मिलता है। क्लियर, आगे चले। इसके बाद में 4 नंबर रिएक्शन आएगी 3 के बाद में, और वो है क्षारीय जल अपघटन, इसको हटाने के बाद।
चौथा है क्षारीय जल अपघटन। बच्चों जब क्लोरोफॉर्म लिया जाता है और एरो पर लिखा हुआ है KOH, पूछ लेता है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बनाएं। तो क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है ना, उनकी डिज़ाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कैसे डिज़ाइन बना के उसको सही प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। ठीक है, यस। तो देखो यहाँ H और यहाँ जाता है KOH। अब KOH भी कितना आएगा भाई, 3 ही आएगा, क्योंकि K किसको लेकर जाएगा, Cl को। 3 Cl है तो 3 K चाहिए, माइनस क्या चला गया, 3 KCl चला गया। अब देखो यहाँ आया H, कार्बन, OH, OH, OH। एक कार्बन पर जब 2 OH नहीं रह पाते हैं तो 3 कैसे रहेंगे, तो ये अस्थायी होता है, ऐसे याद रखेंगे। अस्थायी है तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। अब और H2O नहीं निकल सकता, H2O के निकलने से क्या बन गया भाई, H कार्बन और डबल बॉन्ड O, फिर आगे क्या आ गया, OH, यस, मतलब फॉर्मिक एसिड बन गया। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि विलयन क्षारीय है और क्षार में अम्ल जिंदा नहीं रहेगा। आग और पानी एक जगह मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है, यस, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो यहां क्षारीय है तो यहां पर क्या मिला हुआ भाई, KOH, और मुझे पता है KOH मिलेगा तो ये क्षार है तो OH देगा और ये H देगा, तो क्या चला जाएगा, -H2O। -H2O बनने से ये बन गया COOK। अगर यह NaOH होगा तो भाई Na आ जाएगा। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना होता है क्षारीय माध्यम में। इसका नाम है पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट यहां बन जाता है, ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाओं में, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया में कितनी हो गई भाई, 4 रिएक्शन हो गई। पहली रिएक्शन किसके साथ आई, एसीटोन के साथ। ध्यान होना चाहिए एसीटोन के साथ बनता है क्लोरीटोन, फिर आया HNO3 के साथ में, यस, क्लोरोपिक्रिन। फिर आया अपने पास क्लोरोफॉर्म के साथ, बाद में आ गया ये क्षारीय वाला, इससे पहले आ गया Ag के साथ में, ठीक है। तीसरा है Ag, अब क्या आ गया, क्षारीय के साथ। अब 5 नंबर जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण, और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट, और भी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं और भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है कि नहीं, तो वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं 5 नंबर रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, यस। ऑक्सीकरण, और वो भी किसका, क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, यस। देखो बच्चों,
ये क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है। और इस क्लोरोफॉर्म को जब हम वायु के साथ प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट लेकर अगर रख देते हैं या रिएक्शन करवा देते हैं तो इसका पहले ऑक्सीकरण होता है, और जो ऑक्सीजन है वो यहां एंट्री लगाती है। और ये जो कंपाउंड होता है वो अपने आप में अस्थायी होता है। अस्थायी होता है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है और ये वाला यहां चला जाता है, और ऐसा होने से C डबल बॉन्ड O, एक क्लोरीन और दूसरी क्लोरीन, साथ में यहां चला गया HCl। यस, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है COCl2, कोबाल्ट मत पता देना। इसका नाम होता है फोस्जीन, और फोस्जीन जो है वो विषैली होती है, विषैली गैस। जो फोस्जीन है वो क्या है भाई? विषैली गैस है। ठीक है, यस। इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं। अब देखो इसका यूज कहाँ है बच्चों? क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता था। निश्चेतक मतलब बेहोश करने के काम में लिया जाता था। जैसे ये अपने पास क्या है? क्लोरोफॉर्म की बोतल है साहब। ठीक, इसमें क्लोरोफॉर्म है। तो पहले जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह किया जाता था, कुछ भी, जैसे जो भी मरीज है, जो पेशेंट है, उसको बेहोश किया जाता था तो वहां पर क्लोरोफॉर्म का भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो जब क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता था तो क्लोरोफॉर्म तो बेहोश करती है, लेकिन होता क्या था कि जब ये बोतल है इसमें वायु अंदर प्रवेश कर गई और इस पर रेडिएशन आ गई, प्रकाश की किरणें आ गई, तो इसमें जो क्लोरोफॉर्म है उसमें क्या बन जाएगा? फोस्जीन, COCl2। और जब पेशेंट को फोस्जीन, भाई क्लोरोफॉर्म तो बेहोश कर रही थी, अब फोस्जीन क्या करेगी? जहरीली है तो भाई सल्टा देगी, मतलब निपटा देगी, मतलब भगवान से मिला देगी। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप प्रयुक्त होता था उसमें फोस्जीन बनने के कारण कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती थी। तो इसलिए क्या बोला गया? ये बोला गया कि क्लोरोफॉर्म की बोतल को आप पूर्ण रूप से भरें। जब पूर्ण रूप से भर कर रखेंगे तो भैया पूर्ण रूप से भर कर रखेंगे तो इसमें वायु नहीं आएगी, वायु नहीं होगी तो भैया क्लोरोफॉर्म फोस्जीन में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरी बात, अंधेरे में रखें। तीसरी बात, ये बोतल जो है वो रंगीन होनी चाहिए, रंगीन कलर्ड होनी चाहिए, जिससे प्रकाश का प्रभाव कम से कम निकल कर आए। तो ये बोला गया कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर अंधेरे में रखा जाता है। क्यों? तो वहां पर सही ऑप्शन जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ विषैली गैस फोस्जीन का निर्माण कर लेती है। समझ में आ गया? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ विषैली गैस फोस्जीन का निर्माण करती है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर अंधेरे में
रखा जाता है। अब साहब ठीक है, कोई डॉक्टर तो अंधेरे में ऐसे रख गया, लेकिन मान लीजिए किसी ने उसको प्रकाश में रख दिया और पता नहीं चला, और कई बार हो सकता है कि किसी न किसी वजह से उसमें फोर्जीन बन गई हो। अब पता कैसे चले? तो जब भी उसका निश्चितता के रूप में प्रयोग करते हैं उससे पहले उसकी शुद्धता का परीक्षण करना होता है। तो शुद्धता का परीक्षण करना पड़ेगा। यस, तो हम यहां ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। देखो बच्चों, अपने पास शुद्ध क्लोरोफॉर्म है, ये आप समझा देते हैं। और आपने उसमें क्या मिला दिया? AgNO3। जो क्लोरोफॉर्म का सैंपल था, क्लोरोफॉर्म का नमूना था, उसमें आपने AgNO3 मिलाया, और AgNO3 मिलाने पर कोई अवक्षेप नहीं आया। जब क्लोरोफॉर्म में AgNO3 मिलाने पर कोई अवक्षेप नहीं आता तो क्लोरोफॉर्म शुद्ध होता है। समझ में आई बात? अगर क्लोरोफॉर्म में आपने AgNO3 मिलाया है और कोई अवक्षेप नहीं आ रहा है तो वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है। और अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है जिसमें कि फोर्जीन बनी है, अशुद्ध से मतलब प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, सॉरी फोर्जीन, प्रेजेंस ऑफ फोर्जीन, प्रेजेंस ऑफ फोर्जीन, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जिसको कि निश्चितता के रूप में प्रयुक्त नहीं करेंगे, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। आपने इसमें क्या मिलाया? AgNO3। तो आप देखते हैं यहां AgCl का श्वेत अवक्षेप, वहां पर AgCl का श्वेत अवक्षेप आता है, वहां AgCl का श्वेत अवक्षेप आता है। तो AgCl का श्वेत अवक्षेप आना ही बताता है कि जो क्लोरोफॉर्म था उसमें फोर्जीन बनी है। तो ये जो श्वेत अवक्षेप आता है वो फोर्जीन की उपस्थिति से नहीं आता, ये भी ध्यान रखना। नहीं, वो आता है HCl की उपस्थिति की वजह से। जो HCl है वो जो HCl है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो वहां पर बनता है AgCl का श्वेत अवक्षेप। जब HCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो यहां AgCl का श्वेत अवक्षेप आता है। तो जो श्वेत अवक्षेप आता है वो HCl की उपस्थिति को बता रहा है, लेकिन HCl तो तब बना है ना जब क्लोरोफॉर्म से फोर्जीन का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से आप क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं AgNO3 के द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे सिंपल पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण आप किससे करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे रिएजेंट दे रखे होते हैं, जिनमें एक होता है AgNO3 का विलयन। ठीक है, अब साहब क्लोरोफॉर्म की बोतल में फोर्जीन बन गई, ठीक है, तो फिर उसका क्या इलाज? पता चला है कि क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, वो बन गई, वो तो बेकार हो गई, फेंको नहीं, उसका भी इलाज है। ठीक है, उसका इलाज क्या है कि उस क्लोरोफॉर्म की बोतल में कुछ मात्रा लगभग 1% भी ले सकते हैं, 1% तक उसमें एथेनॉल मिला दिया जाता है, या ये कहें कि कुछ बूंदें इथेनॉल की मिला दी जाती है। और इथेनॉल की मिलाने से क्या होता है वो हम यह देखेंगे। ठीक है, तो मैं ऑक्सीकरण में पहले बता दिया कि फोर्जीन बनती है, फोर्जीन बन रही है तो शुद्धता का परीक्षण करना है, AgNO3 काम में ले लिया है। अब
क्लोरोफॉर्म की बोतल में फोर्जीन बन गई या बनने से रोकने के लिए, मतलब बनी हुई उसको ख़त्म करने के लिए, उसका जहरीला प्रभाव ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ मात्रा इथेनॉल की मिला देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इथेनॉल मिलाने से क्या हो रहा है। देखो, क्लोरोफॉर्म की बोतल में कुछ बूंदे, कुछ मात्रा इथेनॉल की मिला दी जाती है। थोड़ा सही डिजाइन बना देता हूँ आपके समझ में आ जाए। तो कुछ मात्रा इथेनॉल की मिलाई है, C2H5OH की मिलाई है। और मिलाने से क्या हुआ, उसमें फोर्जीन तो पहले से थी, विषैली, यस। जैसे ही फोर्जीन बनती है क्लोरोफॉर्म की बोतल में, इथेनॉल की जो मात्रा हमने मिलाई थी, क्या चला गया, HCl, और ये क्या बन गया, C2H5O, C2H5O। आप इसको देखो, आप ये कार्बोनेट है और ये एथिल आ रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 दो बार आ रहा है और CO3 है। इसका नाम होता है डाई एथिल कार्बोनेट। डाईएथिल कार्बोनेट, और डाईएथिल कार्बोनेट जो होता है वो एविसेला होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन पॉइजनस होता है, जहरीला नहीं होता है। तो अब देखिए, जैसे आपने क्या किया, क्लोरोफॉर्म की बोतल में इथेनॉल की कुछ मात्रा मिलाई है, इथेनॉल की कुछ मात्रा मिलाई है, तो वो क्या कर दी, विषैली गैस फोर्जीन को अविषैले डाईएथिल कार्बोनेट में परिवर्तित कर दी। तो आपके रिएक्शन तो लिखवाएगा नहीं, आपको पूछ लिया जाता है ऐसे कि भाई क्लोरोफॉर्म की बोतल में फोर्जीन बनी विषैली गैस फोर्जीन को अविषैले पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए या उसके शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ भी लैंग्वेज देकर पूछेगा कि उसमें क्या मिलाएंगे आप, तो उसमें आप क्या मिलाएंगे, तो चार ऑप्शन होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन, हैं, फिनॉल। तो आपको मिलाना क्या है, आपको मिलाना है इथेनॉल, यानी एथिल एल्कोहल, कॉमन नेम एथिल एल्कोहल। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये थी 5 नंबर अभिक्रिया ऑक्सीकरण किसकी, क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसके सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम 6 नंबर लेते हैं रायमाटिमान अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की रायमाटिमान अभिक्रिया।
रायमर्टिमान अभिक्रिया। देखो तो रायमर्टिमान अभिक्रिया में क्या है, ये फिनॉल है, ठीक है। मतलब ये आप ये भी कह सकते हैं कि रायमर्टिमान अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों मिलकर देते हैं। और किसके साथ देते हैं, KOH के साथ। और यह रिएक्शन में क्या होता है, देखिए आपको सिंपल तरीके से प्रोडक्ट समझाने के लिए कहते हैं कि इसके 3 मॉलिक्यूल आते हैं, 3 KCl चले गए, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन ये और 4 हाइड्रोजन ये, तो 2 H2O चले गए, 1 ऑक्सीजन इसके साथ आके CHO बना ली। मतलब विदाउट मैकेनिज्म आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ OH और यहाँ पर क्या गया, CH डबल बॉन्ड O, साथ में क्या हट गया, 3 KCl प्लस 2 H2O। सर एक बार फिर समझाओ। देखो भाई यहाँ से 3 KCl चला गया, अब यहाँ CH है और यहाँ से 1 ऑक्सीजन ही आ जाती है, तो ये CHO बन गया। CH है, 1 ऑक्सीजन आ गया, CHO बन गया। तो ये CHO जब यहाँ जाता है तो इस हाइड्रोजन को हटाता है, तो यहाँ CHO बन गया और ये हाइड्रोजन ये आ गई। हाइड्रोजन कितनी हो गई, 3 तो ये थी, 1 4 हो गई, 4 के साथ में 2 ऑक्सीजन है तो 2 H2O बन गए। इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो रायमर्टिमान रिएक्शन में अगर हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं और KOH लेते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ठीक है। आगे आएगा जब हम CCl4 लेंगे तो यहाँ सैलिसैलिक एसिड बनेगा। इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है। रायमर्टिमान अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन बनते हैं, वो सब समझ में आएगा मैकेनिज्म से, वो क्रियाविधि से समझ में आएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिया होता है एरो की फॉर्म में, क्या ये फिनॉल है और एरो पर लिखा हुआ है CHCl3KOH, यहां P बनता है। P क्या है समझिए, तो ये जो P होता है वो ये होता है भैया। ये सिंपल रिएक्शन बता दी है। मैकेनिज्म आप समझेंगे, इसमें सबसे पहले कौन टूटता है, KOH, और KOH टूटकर क्या देता है, K प्लस OH माइनस। मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने जब आपको फिनॉल पढ़ाया था, ठीक है, तो फिनॉल में उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में ये मैकेनिज्म शायद बता दिया मैंने, लेकिन फिर से भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं बहुत लंबा समय हो गया, नहीं बताया तो फिर चक्कर पड़ जाएगा ना। यस, तो ये OH माइनस दिया। OH माइनस जो होता है इस H पर अटैक करता है, कैसे, और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। हम एक साथ ही कहानी ख़त्म करते हैं इसकी। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ तो क्या बन गया, H2। यस, और इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 क्लोरीन इस पर थी और 1 क्लोरीन माइनस हट गया। ये क्लोरीन माइनस के साथ चला जाता है, KCl बना लेता है। इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन।
डाइक्लोरो यानी 2 क्लोरीन, डाइक्लोरोकार्बीन। और ये मध्यवर्ती की में आया था भाई, अभिक्रिया मध्यवर्ती में इसके बारे में बताया था। ये डाइक्लोरोकार्बीन जो होता है वही इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। यही इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है इस अभिक्रिया में। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि रायमर्टिमान अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। और ये कैसे अटैक करता है वो देखेंगे आप। देखो सबसे पहले ये कौन है, फिनॉल है। और फिनॉल क्षार के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि माध्यम में क्षार है। क्षार है तो यहाँ से H चला जाएगा और यहाँ से OH -H2 चला जाएगा। और सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पोटेशियम फिनॉक्साइड बनेगा, मतलब फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, ये K+ कौन चला गया, H2। ये पोटेशियम फिनॉक्साइड बन गया और इसमें ये पूर्णतः टूटकर रहता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाने के लिए तैयार हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कौन लेता है भाई, ये लेता है डाइक्लोरोकार्बीन। ये डाइक्लोरोकार्बीन है। ये देखो लोन पेयर भले है लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। हमने आपको जहां इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही बताया था वहां पर इसके बारे में बताया था। इसके पास लोन पेयर भले है लेकिन फिर भी अष्टक पूरा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाता है। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन जाने की डायरेक्शन में होते हैं। अब क्या बन गया देखो आप, डबल बॉन्ड। यहां हाइड्रोजन है ऑलरेडी, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये Cl, ये Cl। इसको देखो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है मतलब नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया। अब नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा वापस से, क्यों, क्योंकि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई थी, तो ये वापस से यहाँ आता है, आ गया। देखिए क्या बन गया, माइनस, डबल बॉन्ड वापस ऐसा आ गया। और देखो यहां से H+ फ्री हुआ है, और इस पर नेगेटिव है। ठीक है, लोन पेयर अरे है, नेगेटिव तो तब है, तभी लोन पेयर है तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है। अब H+ के पास 2 स्थान हैं जाने के लिए, एक स्थान है ऑक्सीजन वाला, एक है कार्बन वाला। तो देखिए H+ वहां जाएगा जहां उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वहां जाएगा जहां इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन के पास मिलते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसके इलेक्ट्रॉन तो हैं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो ये वाला जैसे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं यहाँ, और यहाँ पर कौन आ जाती है, H। यहाँ पर H आ गया, H आ गया। अब यहाँ से इसका फिर KOH के द्वारा अपघटन होता है, और 2 मॉलिक्यूल आते हैं भाई। कितने मॉलिक्यूल आते हैं, 2। तो -2 KCl चला जाता है, और ये बनता है इस टाइप से। CH, एक OH और दूसरा OH। हम अच्छे से जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो यहां से क्या चला जाता है, -H2O। -H2 के जाने से बन गया O- CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है अपने को एसिडिफिकेशन। ठीक है, अगर अपन इसमें एसिडिफिकेशन कर देंगे
इसमें H प्लस ऐड कर देंगे तो H यहाँ आ जाएगा, H आने से फिर ये बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। ये बन गया सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये अपने पास सैलिसैल्डिहाइड बन गया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और ये इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला। ये इस रिएक्शन में पूछा गया सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके अलावा इस टाइप से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन स्टार्ट की थी, ठीक है कि नहीं। और स्टार्ट करने के बाद हमने इसकी 6 रिएक्शन देख लिए हैं, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन आएंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है कि नहीं, लेक्चर नंबर 29 में देखेंगे, क्योंकि अभी इसकी कम से कम जो है 4-5 रिएक्शन बची हुई हैं, तो उनके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का। इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।